have started the recording. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड और मैं हूं नगमा। मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, आप तमाम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि अप्रैल 13 से 15 तक रायसीना डायलॉग 2021 का आयोजन हो रहा है और इस बार ये पहली दफा है कि ये डिजिटली इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्योंकि पहले ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होना था, लेकिन अब ये पूरी तरह से डिजिटल होगा। पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोविड महामारी तेजी से फैली है, नए नए स्ट्रेन सामने आए हैं और भारत में भी एक बार फिर से बड़े शहरों में एक इसमें काफी तेजी देखी गई है। हालांकि साथ साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भी तेजी आई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत संजय, मैं रायसीना डायलॉग की बात करते हुए, इसकी चर्चा करते हुए इसकी शुरुआत करना चाहती हूं कि इस बार ये डिजिटल संस्करण है। पहले तमाम सालों से ये अलग होगा, इसमें तमाम वरिष्ठ मेहमान शामिल होंगे। इस बार दुनिया बहुत बदली है पिछले 1 सालों में, तो रायसीना डायलॉग का जो फोकस है, जो उसमें मुद्दे हैं, वो क्या हैं, किन चीजों पर प्राथमिकता रहेगी? देखिए, 2020 ने, जैसा हम देख रहे हैं, दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। और इस बार हम जो रायसीना डायलॉग कर रहे हैं वो भी, जैसा आपने कहा, कि एक फॉर्मेट उसका चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। 2020 एक ऐसा साल आया जिसने अगर एक चीज हमको सिखाई, वो ये सिखाई कि सबसे पहले हम अपना अहम छोड़ें, निरंकारी बने, विनम्र बने और अपनी कमियां देखें, दुनिया की कमियां देखें और आगे अब आने वाले समय में किस प्रकार से गुजर बसर करनी है, कैसे दुनिया को फिर से वापस पटरी पर लाना है। तो इस बार का जो रायसीना है वो पहले से ही विचार था कि उसका टॉपिक ही है संक्रमित दुनिया, वायरल वर्ल्ड, कि वुहान से जो फैली आग थी जंगल की, जिसने सबको चपेट में ले लिया और जिसने, जैसा कि विपत्ति काल में होता है, कई सारे बदलाव लाए। कुछ लोग तो इसमें कुछ को दरिंदा बना दिया, कुछ मौका परस्तों ने अपनी पौबारे करने का एक तरीके से वक्फ उन्होंने देख लिया और उन्होंने जो ये संक्रमण काल था उसका उपयोग आने पर सारी सीमाएं एक ढंग से तोड़ करके लोगों के लिए परेशानियां इकट्ठे करने का एक कार्य शुरू हो गया। तो दोनों पक्ष हमने देखे, कहीं कहीं लोगों ने मिल करके वैक्सीन बनाए, रिसर्च हुई, सब इतनी जल्दी समय पर सब वैक्सीन तैयार होकर आ गए। लेकिन जब वैक्सीन लगाने की बात आई तब सब जगह एक राष्ट्रवाद, एक वैक्सीन राष्ट्रवाद ने कदम रखा। तो जो आप 5 पिलर्स की बात कर रही हैं, सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है, जो संक्रमित दुनिया है, इसमें सबसे पहले जो एक खतरा आया है, इसका जिस ढंग से दुनिया ने सामना किया है, ये जो बहुपक्षीवाद है, ये किसके पक्ष का बहुपक्षीवाद है? हम बहुपक्षीवाद की बात करते रहते हैं, तो सबसे पहला पिलर वही है जी, कैसे बहुपक्षवाद का स्वरूप हो, किस प्रकार का इसका स्वरूप हो। दूसरा पिलर है कि कैसे जो है, जो ग्लोबल पब्लिक बैड्स है, एक जो दुनिया में प्रथा चल पड़ी और हमने इस संक्रमण के दौरान भी देखी प्रथा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया नहीं चल सकती। इस दुनिया से हमें अंततः बाहर निकलना पड़ेगा और अगर इंटरनेशनल ऑर्डर को फंक्शन करना है तो किस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। वैक्सीन नेशनलिज्म का बहुत गंदा स्वरूप देखा, कैसे वैक्सीन नेशनलिज्म वैक्सीन डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ेगा, ये एक प्रमुख मुद्दा होता है। इसी प्रकार से तीसरा पिलर है जो आपूर्ति श्रृंखलाएं पूरी तरह से टूट चुकी थी, छिन्न भिन्न हो गई पूरी दुनिया में, उनका सुरक्षा की दृष्टि से जो हम एक विविधीकरण की बात करते हैं, उनको कैसे और अधिक विस्तृत बनाया जाए, कैसे सिक्योर किया जाए, ये एक पिलर होता है जिस पर हम चर्चा करेंगे जी। फिर इसी से निकलता है, हम लोग बात करते हैं आपस में कोऑपरेशन की। क्या वास्तव में कोऑपरेशन संभव है? क्या अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एसडीजीज की बात करते हैं, ग्रीन स्टिमुलस की बात करते हैं, तो क्या संभावनाएं आगे की दुनिया में बढ़ी हैं कि घटी हैं आने वाले समय में? और अंततः जो 5वां पिलर है वो है जो हमने संक्रमण के काल में देखा, एक इन्फोडेमिक, एक जो
संक्रामक, एक तरफ हम संक्रमण से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ संक्रामक सूचनाओं की एक ऐसी बाढ़ से जूझ रहे हैं जिसमें कोई किनारा हम लोग पा ही नहीं सकते। एक अथाह, असीमित, अनियंत्रित सूचनाओं की बाढ़ जिसने एक हमको नए डिजिटल तमस युग में प्रवेश दे दिया। इसकी चर्चा एक 5वां पिलर है जो इस राइसना डायलॉग के दौरान जी, और ये बहुत ही अहम पिलर होगा, इन्फोडेमिक, यानी कि जो अथाह और असीमित सूचना और गलत सूचनाओं की जो बाढ़ आई इस दौरान में, जिससे नुकसान बहुत देखा गया है। आपने 5 पिलर्स की बात की, 5 स्तंभों की, जिस पर केंद्रित होगा रायसीना डायलॉग का जो डिजिटल संस्करण है। एक बहुत अहम बात जो आपने सबसे शुरू में कही वो है बहुपक्षवाद का जो स्वरूप होगा। मैं इससे शुरू करना चाहती हूँ कि हमने देखा कि जो सियासी माहौल पिछले दिनों बन रहा था उसमें एक आक्रामक महामारी आई, और इस दौरान कुछ अभी भी 1 साल गुजरने के बाद दोबारा से बीमारी की चपेट में ज्यादातर राष्ट्र आए। एक सेकंड वेव भारत भी अब देख रहा है। तो इसमें कुछ देश जो हैं वो तो इस महामारी के भंवर से पार पा रहे हैं, कुछ देश जो हैं वो तिनके का सहारा लेकर हैं, और कुछ देश बिल्कुल डूबने की कगार में हैं। तो यहाँ भी जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बात की वैक्सीन इक्विटी की, ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है देशों की, वो वैक्सीन इक्विटी नहीं दिखाई दी। और सवाल इस पर भी उठने लगे कि ये बहुपक्षवाद के जो पैरवीकार थे वो किस बहुपक्षवाद की बात कर रहे थे, क्योंकि जिस ट्रंप की आलोचना होती थी अमेरिका फर्स्ट की बात करने के लिए, तमाम जगह बड़े देशों में, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वही देखा जा रहा है कि आप एक राष्ट्रवाद की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कमाल की बात है कि जिस पैंडेमिक ने हमको राष्ट्रवाद की सीमाएं सिखानी थी कि राष्ट्रवाद की अपनी सीमाएं हैं, दुनिया ऐसे राष्ट्रवाद को लेकर के नहीं चल सकती जैसा हम देख रहे हैं पैंडेमिक काल में, उसी ने इस राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। और हम वैक्सीन की आपने बात की है, वैक्सीन का जो झगड़ा शुरू हुआ कि सारे देशों ने, खासकर जो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में कॉन्ट्रैक्ट करके, जितनी उनकी आबादी नहीं है उससे कई गुना ज्यादा हर कंपनी जो हाथ में आई सबके वैक्सीन हथियाने की एक वॉर शुरू कर दी। वहीं कुछ दूसरे देश थे जो आगे आकर के कोशिश करने लगे कि कैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से एक नए प्रकार के युग की संरचना की जाए। क्योंकि वास्तव में अगर देखिए, जहां तक कोरोना का सवाल है, जब तक विश्व का हर आदमी सुरक्षित नहीं है, विश्व का कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, चाहे वो गरीब देश का हो चाहे किसी भी देश का हो। अगर आप अपने देश में ही वैक्सीन लगाते जाएंगे, दूसरे देशों को सप्लाई नहीं करेंगे, तो ये वही वायरस म्यूटेट होकर के अपना रूप बदल करके पुनः आपके देश में हमला करेगा। और हमने देखा है बार बार होते हुए। एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन डेवलप हुआ, यूके स्ट्रेन डेवलप हुआ, अभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में नए स्ट्रेन डेवलप होने की बात हो रही है। तो किसी को भी ऐसा नहीं कि कोई अपने को बचा करके छुप सकता है इस वायरस से, पूरी दुनिया को इसका साथ सामना करना पड़ेगा। और यही एक चैलेंज है आज मल्टीलैटरलिज्म के लिए, एक बहुपक्षीवाद के लिए चैलेंज है। जिस प्रकार से भारत ने आकर के वैक्सीन डिप्लोमेसी की शुरुआत की, दूसरे देशों को, भारत एक गढ़ बन गया दूसरे देशों को वैक्सीन देने, सप्लाई करने के मामले में। और देशों, चीन ने भी किया, रूस ने भी किया, कुछ देशों ने ऐसा काम किया। कुछ देशों ने अपनी सीमाएं बंद करके सारा अपना, पहले हम अपनों को बचा लें बाद में दूसरों की सोचेंगे, ये प्रथा अपनाई। तो एक, जैसा मैंने कहा, कुछ हमने कुछ अच्छाई देखी, कुछ बुराई देखी दुनिया में। कैसे बहुपक्षीवाद को फिर कायम किया जाए, इस बारे में एक बहुत बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय है इस रायसीना डायलॉग के तहत। पहली चीज वैक्सीन डिप्लोमेसी, दूसरी उसमें वो भी आता है कि जो आज इकोनॉमीज की हालत बुरी तरह से टूट चुकी है, इकोनॉमीज अब कैसे इस विपदा से उभरेंगी। क्या कुछ जो बहुत धनवान इकोनॉमीज हैं, सारा पैसा खर्च करके, जो अगर आप देखें कुछ देशों ने बहुत खर्च किया है, बहुत अथाह संपत्ति खर्च की है इसमें, और कुछ देशों के पास खर्च करने के लिए, जैसा आपने खुद ही कहा, कुछ नहीं है, जो जूझ रहे हैं इस संकट से। तो क्या ये संभव है? जिस प्रकार से हम संक्रमण से नहीं बच सकते हैं, अगर कोई भी देश इससे अगर संक्रमित रहता है तो दुनिया का कोई भी देश सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई भी देश गर्त में जाता है, आज की वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह से कनेक्टेड है, आप उससे बच के नहीं रह सकते। तो किसी दूसरे देश की गरीबी को लेकर के आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। जो ये सुनामी है, एक मैं कहूँगा कि पॉवर्टी की सुनामी, जो लोग, कई देश के लोग, कई लोग, अगर आप देखें तो 13 करोड़ लोग
दुनिया भर में इस काल में, और ये संख्या बढ़ती जाएगी, जो पुनः गरीबी, जो बाहर गरीबी से निकल चुके थे, वो गरीबी के कगार पर फिर खड़े हैं और उसके नीचे गोते खा रहे हैं। तो अगर उनको आप आगे लेकर के नहीं चलेंगे तो आपका विकास भी संभव नहीं है, क्योंकि सब देश देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, जो इमिग्रेशन की बार है, माइग्रेशन की बार है, जो लोगों का आदान प्रदान है वो बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो कोई अपने, ऐसा नहीं कि अपने को बचा करके दुनिया को कहे कि गर्त में जाए मैं अपने को बचा लूंगा, आज की तारीख में संभव नहीं है। इसलिए जो पूरा रायसीना डायलॉग है, जो खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा जो उसका पिलर है वो बहुपक्षीवाद को कैसे पुनः फिर से स्थापित किया जाए, क्योंकि बिना इसके इस दुनिया का आगे प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना संभव नहीं। जी, क्योंकि इस दौर में देखा गया कि जो बहुपक्षवाद के पैरोकार थे वो भी अपनी तरफ अंतर्मुखी होते चले गए और राष्ट्रवाद का एक नया स्वरूप सामने आया। इसलिए शायद बहुपक्षवाद या मल्टीलैटरलिज्म को भी नए स्वरूप में एक बार फिर से खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीन को ही लेकर भेदभाव की नीति भी अपनाई गई और ये आरोप लगे कि जब यूके वेरिएंट सामने आया या फिर जब साउथ अफ्रीकन वेरिएंट सामने आया तो साउथ अफ्रीका ने भी जो वैक्सीन खरीदी उनको दुगने दाम देने पड़े बजाय ईयू के देशों के उस वैक्सीन को खरीदने के लिए। तो इस तरह के कहा जा रहा है कि वैक्सीन अपार्थाइड भी यहाँ पर देखा जा रहा है। एक तरफ वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वैक्सीन नेशनलिज्म है। जहां तक वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात है संजय जी, क्वाड के देश जो हैं वो सामने आए, उन्होंने चीन का मुकाबला करने के लिए 1 बिलियन डोजेस वैक्सीन के बनाने की बात की और उसमें भी ये देखा गया कि जैसे भारत है वो अपने पड़ोसियों को दे रहा है, चीन है तो वो अपने जो उसके सामरिक हित हैं वो उन देशों को वैक्सीन देगा। तभी टर्की के जब एर्दोगान ने वैक्सीन को रोल आउट किया, जो चाइनीज वैक्सीन थी, तो उसमें एर्दोगान की तस्वीर थी। तो सब लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी अपने अपने सामरिक हितों को देखते हुए भी सामने ला रहे हैं। वैक्सीन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ना सिर्फ वैक्सीन बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड रेजिम है वो भी इसमें इम्प्लीकेट होती है, जो उसकी कमियां हैं। वास्तव में साउथ अफ्रीका का अपना चर्चा किया, साउथ अफ्रीका और भारत पहले देश थे जिन्होंने प्रयास किया कि क्योंकि विपत्ति काल है और विपत्ति काल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत जो लाइसेंसिंग प्रथा हैं उनमें रिलैक्सेशन किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। पहले की विपत्तियों में ऐसा किया गया है, एड्स के मामले में ऐसा किया गया, तो क्यों नहीं, जब ये इतनी बड़ी कोरोना की एक विपत्ति पूरी दुनिया पे आई हुई है, तो क्यों नहीं आईपीआर रेजीम की जो लाइसेंसिंग नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स करके ओपन लाइसेंसिंग इन वैक्सीन के निर्माण के लिए किया जाए ताकि सबको वैक्सीन उपलब्ध रहें। कई देश हैं जो वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आईपीआर के जो बड़े देश हैं, खासकर पश्चिमी देश, वो आईपीआर को लेकर के बैठे रहते हैं। तो सिर्फ आज ये प्रश्न वैक्सीन का नहीं है, कल ये प्रश्न पुनः आएगा जब हम बात करते हैं जो दुनिया एक विपत्ति काल में वैक्सीन को लेकर के साथ नहीं हो पाई, इन चीजों को ट्रेड नेगोशिएशंस पे अटकी रही, जबकि वहां पे रास्ता था निकालने के लिए, नहीं अपनाए। तो क्या ये दुनिया जब क्लाइमेट चेंज की बात करती है, जेंडर की बात करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करती है, उसमें साथ आकर दिखा सकती है? ऐसा आज की तारीख में तो संभव नहीं दिखता है, अनलेस जो सारे आज विश्व के नेता हैं साथ बैठ करके खुले मन से निरहंकारी होकर के सोचें इस बारे में क्या सीखा है हमने इस पैंडेमिक से, क्या हमने कुछ इस पैंडेमिक से सीखा है या नहीं सीखा है, सीखने को तैयार भी हैं कि नहीं है। अभी लगता है कि शायद संभवतः अभी भी हम सीखने को तैयार नहीं है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अगर हम बजाते जाएंगे तो फिर ये जो दुनिया जिस मोड़ पे खड़ी है उससे आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा, उससे पीछे ही जाती जाएगी। तो ये हर चीज के लिए, चाहे आप ग्रीन स्टिमुलस की बात करें, चाहे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात करें जो इस रायसीना डायलॉग में और पिलर्स हैं, और चाहे आप साइबर सिक्योरिटी, इंफोडेमिक, जो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल, ये सारी चीजें इनके बारे में बात करें, इन सब पर लागू होती है। ये संक्रमण जो है वास्तव में कोरोना से बहुत बड़ा संक्रमण है जिससे दुनिया को जूझना है। कोरोना तो इस सब के अगर तुलना करें तो एक छोटी चीज हो जाती है। अगर हम वास्तव में अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, अपना जो दृष्टिकोण हम नहीं बदलेंगे, सीखेंगे नहीं इससे, तो फिर दुनिया के सामने और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना करने में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे।
और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है रायसीना डायलॉग के इस प्लेटफॉर्म पर। जो आपने बात की कि इस दौरान हमने सीखा क्या, तो अब तक जो दिखता है वो ज्यादा कुछ सीख दुनिया के नेताओं ने शायद हासिल नहीं की है, क्योंकि जो वैक्सीन की भी स्थिति है वो जो लो या मीडियम इनकम देश हैं उसमें हालत और बुरी है, क्योंकि अमेरिका के भी कुछ अपने नियम है जिसमें उन्होंने रोक लगाई, रिस्ट्रिक्ट किया एक्सपोर्टिंग जो रॉ मटेरियल था वैक्सीन बनाने के, उसके निर्यात पर भी। तो इन तमाम चीजों से हालात खराब हुए हैं। अगर हम रिकवरी की बात करें संजय जी, तो जो रिकवरी की राह पर दुनिया चल पड़ी थी, अब एक दूसरी लहर अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर आ रही है। और आपने बात की आपूर्ति श्रृंखला की, जो सप्लाई चेन तितर बितर हो गए थे, इन पे भी चर्चा होगी इस पटल पे रायसीना डायलॉग के। इसमें इसका क्या फोकस होगा? देखिए, जहां तक रिकवरी का सवाल है, फिर कई सारे प्रश्न उठते हैं। एक जो बड़ा प्रश्न उठता है, जिसकी हमने चर्चा की पहले भी करते आ रहे हैं और आपने भी आज उठाया है, कि किन देशों की कितनी क्षमता थी इससे जूझने की, और जिन देशों की क्षमता अधिक थी जूझने की, उन्होंने सिर्फ क्या अपना ही देखा या दूसरे का भी देखा। देखिए, अगर आप पूरी स्थिति को देखें तो जितना पैसा विकसित देशों ने खर्च किया, उसके मुकाबले अगर कंपेयर करें कि एलडीसीज ने कितना खर्च किया, तो करीब 600 गुना का डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस है पर कैपिटा। इतनी लार्ज, इतनी जो एक खर्चे का डिफरेंस आ रहा है, वो कहां से पूर्ति होगी उसकी। तो अगर दुनिया की हम आपूर्ति श्रृंखलाओं की बात करते हैं, दुनिया आपूर्ति श्रृंखला का मतलब है कि दुनिया आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। जो चीज, कोई भी अगर जूता है उसका डिजाइन कहीं होता है, वो बनता कहीं है, और अगर उस चेन में कोई भी देश डिस्टर्ब होता है, वो देश अगर टूटता है, वो कमजोर होता है, तो पूरी आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होती है। तो इन आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। उसमें पहली चीज है कैसे सुदृढ़ हो, कैसे देशों को, अगर हम डेट ट्रैप की बात करते हैं, आज कर्ज के बोझ में जो देश हैं वो डूबे जा रहे हैं, और जो एलडीसीज है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो सब रेटिंग एजेंसीज की जो एक, मैं कहूंगा एक आतंक है रेटिंग एजेंसीज का, उस आतंक के तहत दबे रहते हैं। क्योंकि वो अपनी, अगर चाहे उनकी हेल्थ की नीड्स है, चाहे उनको वैक्सीनेशन करना है, चाहे अपना हेल्थ सिस्टम सुधारना है, उसके लिए वो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरफ से रेटिंग एजेंसी की मार है, दूसरी तरफ से आज भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, जब बात आती है लोन्स देने की या मदद देने की, तो फिर जिस तरह की कंडीशनैलिटीज लगाती हैं, वही पुराना ढर्रा कंडीशनैलिटीज का, कि आप अपनी पब्लिक स्पेंडिंग कम करोगे, आप इस पर खर्च नहीं करोगे, आप अपने आप सैलरीज काटोगे। अगर ये सब करोगे तो फिर वो देश अंततः रिकवर कैसे करेंगे, वो देश बाहर कैसे निकलेंगे। तो अगर हमने निकलना है, दुनिया के विकसित देशों ने भी इस स्थिति से बाहर निकलना है जिसमें आज वो है, तो अगर उनके ये सोचते हैं कि वो दूसरों को पीछे छोड़ करके खुद आगे छलांग लगा करके निकल जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दुनिया आज वो दुनिया नहीं है जो 20-25 साल पहले थी। ये दुनिया वो नहीं है जो एशियन क्राइसिस के जमाने की दुनिया थी 1997 की। ये दुनिया बदल चुकी है। तो आप दूसरे को गरीब बना करके, दूसरे को गरीबी की गर्त में छोड़ करके खुद आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो वही बात है, जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो एक मुद्दा वो आता है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा आता है कि कैसे सप्लाई चेन, अगर सिर्फ एक ही दिशा में सारी सप्लाई चेन बढ़ने लगे हैं, कि बने एक जगह, सब कुछ चीन में मैन्युफैक्चर होने लगा था। आपने देखा कि जब कोरोना आया तो जब लॉकडाउन लगे तो इसेंशियल चीजों की, चाहे वो हेल्थ के इक्विपमेंट हो, पीपी किट्स हो, सबका कितना एक विकराल समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चेन्स बड़ी को जो एक डाइवर्सिफिकेशन होना था, उनका विविधीकरण होना था, वो हम लोगों ने नहीं किया। आने वाले समय में उसके बारे में भी सोचना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग रायसीना में चर्चा करेंगे, क्या रास्ते हैं, कैसे इनसे हम पार पा सकते हैं। देखिए, कैसे अगर हमने आगे प्रगति करनी है तो एक नए बहुपक्षवाद का निर्माण कैसे हो सकता है इन कमजोर आधारों पर। आधार वास्तव में आज बहुत कमजोर है।
बिल्कुल। तो नए बहुपक्षवाद का किस तरह से निर्माण हो सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चल सकती इस दुनिया में, ये इससे उबरना पड़ेगा। और आखिरी में बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे, आपने इन्फोडेमिक की बात की थी एक 5वें स्तंभ के तौर पे। हमने देखा कि इस दौरान और इस बदली हुई दुनिया में, पैंडेमिक जब महामारी नहीं थी तो भी बहुत ही अथाह और बड़ा ही एक अजीब सा, एक असीमित रूप जो है वो सूचनाओं का सामने आता है, जिसमें फेक न्यूज और गलत खबरें भी अलग अलग जरिए से लोगों के सामने आती हैं। तो इस पे भी चर्चा होगी और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो बदले हुए दुनिया का स्वरूप है। तो क्या मतलब है इस इन्फोडेमिक का? जो हमारा सब्जेक्ट इसमें है वो है इन्फोडेमिक, नेविगेटिंग अ नो ट्रूथ वर्ल्ड इन द एज ऑफ बिग ब्रदर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सूचना के आधार पर, अपनी सूचना एकत्रित करने की शक्ति के आधार पर कुछ देश और कुछ कॉरपोरेशंस अत्यधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो अब ये दुविधा जो दुनिया के सामने खड़ी हो गई है कि जो इतनी असीमित शक्ति, सूचना की शक्ति कुछ देशों के हाथ में और कुछ कॉरपोरेशंस के हाथ में जा चुकी है, इसमें जो आम आदमी है उसकी कहीं वजूद बचता है कि नहीं बचता है? कैसे आम आदमी को सुरक्षित रखा जाए, कैसे ऐसी नियमावली बनाई जाए जिसमें आम आदमी अपना जीवन यापन कर सके, सुरक्षित ढंग से कर सके, और किसी दूसरे का एक तरीके से पौन नहीं बने, प्यादा नहीं बने किसी दूसरे के हाथ में, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, वो सिर्फ एक कमोडिटी बन के ना रह जाए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने आ रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बिग ब्रदर स्टेट चीन जैसे देश हो गए, नॉर्थ कोरिया जैसे देश हो गए, जो कि इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने सिटीजन के खिलाफ किस प्रकार से करते हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेशन है, और उनसे भी बड़ा खतरा जो आ जाता है जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं, जब बड़ा स्टेट और बड़ी कॉर्पोरेशन एक पैक्ट कर लेते हैं, तब वो जो आदमी है, जो इंडिविजुअल है, वो कहाँ रहता है, तो उसका क्या वजूद रह जाता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज उभरने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि दोनों तरफ जो ये दो शक्तियां इकट्ठा हो गई हैं, उनसे जूझने की शक्ति आम आदमी के हाथ में कैसे आए, ये भी एक चर्चा का विषय है। जी, तो रायसीना डायलॉग के प्लेटफॉर्म पर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी 13 से 15 अप्रैल। तो हम इस पर विस्तार से सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।